आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है और नरेंद्र मोदी चौतरफा घिरे हुए हैं। हर फ्रंट पर वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है इस देश में वो तो आपको देखने के लिए मिल ही रही है कि किस तरह से गुंडे बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। मुसलमानों के साथ क्या कुछ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से उनके नरसंहार की कॉल्स दी जा रही हैं। किस तरह से उनकी मस्जिदों को मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये सरकार ये सब कुछ होने दे रही है या उसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, चाहे राम मंदिर की हम बात करें या आप उज्जैन की हम बात करें, यानी कि महाकाल की धरती से लेकर राम की धरती तक आप देखें कि ये सरकार किस तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। घोटाले ही घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं। चाहे राम मंदिर के दान को लेकर हम घोटाले की बात करें या फिर अब मोहन यादव और उनकी फैमिली को लेकर जो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा पर्दाफाश किया है वो बहुत कुछ बताता है। ये पर्ची वाले सीएम जो है और उनकी फैमिली क्या कुछ कर रही है, इसका एक बड़ा पर्दाफाश किया गया और सुबह से ही सिर्फ इसी खबर की चर्चा है। लेकिन उससे इतर अगर आप देखेंगे, लखनऊ तक आप जाइए, वहां पर आप ये देखिए कि कैसे जो बिल्डिंग बनी वो इलीगल तौर पर बनाई गई और कैसे उसमें 15 बच्चों की जलकर उनकी जान चली गई। और जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, जब जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जब वो सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और जैसे ही वो सवाल करते हैं कि हम तो आपके वोटर रहे, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, तो पीटीआई जैसी न्यूज एजेंसी उसको म्यूट कर देती है। नरेंद्र मोदी ने अब तक इसको लेकर एक ट्वीट नहीं किया है, एक शब्द नहीं बोला है। और योगी आदित्यनाथ भी पहले कहीं भाषण देकर आए थे और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे थे। ये असंवेदनशीलता जो है सरकार की वो पूरी तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब खुद उनके वोटर ही सामने आकर खड़े हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस सरकार को हम, इस पार्टी को हम वोट करने नहीं जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, क्योंकि इसने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। नीट से लेकर बिल्डिंग में जिस तरह से मरे हैं, कहीं नाले में गिरकर, सीवर में गिरकर, ये आज ये तमाम बातें जब मीडिया वहां पर पहुंची, उस स्थल पर जहां पर लखनऊ में सब कुछ हुआ है, वहां पर ये लोग वहां पर ये बात करते हुए नजर आए और बाकायदा तौर पर उन्होंने नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। लेकिन उस सबके बीच नरेंद्र मोदी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी इवेंट्स में बिजी हैं, इधर से उधर बस इवेंट में ही वो बिजी हैं। फॉरेन पॉलिसी से लेकर तमाम चीजों को तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल के बिल्कुल एक तरह से पिट्ठू बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सब भी हम देख रहे हैं और फिलहाल की जो परिस्थितियां स्थितियां हैं वो भी आपके सामने हैं। और इस सबके बीच ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस भी किस तरह से घिरी हुई है। हर रोज प्रियंक खड़गे कोई ना कोई बयान दे रहे हैं आरएसएस को लेकर। आज फिर उन्होंने बयान दे दिया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। इन तमाम सरकारों को, पार्टियों को बनते हुए, सत्ता में आते हुए, सत्ता से जाते हुए, उन सबको उन्होंने देखा है, करीब से उन्होंने कवर किया है। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार उमाकांत जी। मेरा पहला सवाल, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं उमाकांत जी, इस पर आपकी पहली टिप्पणी। ये इस सरकार को ऐसा लगता है कि इसने अपने लिए एक तरह का एक सिस्टम तैयार कर लिया है जहां एजेंसीज उनके कब्जे में है, चुनाव आयोग उनके कब्जे में है, पार्टियों को वो हड़प रहे हैं, एमएलए एमपीज को वो खरीद रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई पार्टी, किसी ना किसी पार्टी को वो निशाना बना रहे होते हैं ताकि उनकी 2/3 मेजोरिटी हो जाए, वो जो चाहें वो करें। जनता परेशान हो, जनता के साथ कुछ भी हो रहा हो, इससे ऐसा लगता है उन्हें कोई अब सरोकार सा नहीं रह गया है, क्योंकि वो ये चुन रहे हैं कि जनता को वो चुन रहे हैं। जनता अब ऐसे लग रहा है सरकार को नहीं चुन रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सरकार ने आपने इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात की आपने कि भाई सरकार की क्या जवाबदेही है, उसकी ओर आपने इशारा किया। मैं ये मान रहा हूँ कि कभी भी इस सरकार को, जब से ये 12 साल से केंद्र में है, राज्यों में इसकी सरकारें हैं, कोई एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी की कभी कोई बात करती रही हो या इस सरकार को जवाबदेही से कोई लेना देना हो। और संवेदनशीलता, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, चरम पर है।
और मैं ये मानता हूँ कि सरकार को, जो भी सरकार का जो भी ढर्रा है, काम करने के जो तौर तरीके हैं, उससे इस सरकार को ये पक्का पता है कि ये जो घटनाएँ हैं, ये जो हादसे हैं, इन हादसों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। और इसलिए उसका लेना-देना नहीं होता कि वो सोचती है, सरकार सोचती है कि ये कुछ दिन का पानी का बुलबुला है और ये पानी का बुलबुला आराम से खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा और फिर वो लोग भूल जाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में जो लोगों की याददाश्त है, वो याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो सरकार को समस्याओं से या लोक-लाज से कोई लेना-देना नहीं है। इस सरकार को पता है कि उनको जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने नहीं चुना, लेकिन वो जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, वो सीधे-सीधे तौर पर इस ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं या कर रहे हैं कि वो 2024 में अल्पमत में नहीं आए थे, वो बहुमत का उन्होंने जुगाड़ कर लिया। और ये जो पार्टियों को तोड़ रहे हैं, पार्टियों को जिस तरह से वो पार्टियों को तोड़-मरोड़ करके अपनी एक सत्ता स्थापित कर रहे हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार पूरी तरह इन समस्याओं से बेखबर है। देश के सामने जो भी संकट है, उनसे बेखबर है, क्योंकि जो सरकारें जनता से नेचुरल ढंग से चुनी हुई सरकारें होती थी, उनको लगता था कि ये सरकार अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे या हमारी सरकार पर लोग सवाल उठाएँगे, तो हम लोग जो है चुनाव हार जाएँगे। तो इनको चुनाव हारने की तो कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि ये जब चुनाव हारने के बावजूद भी ये वहाँ मेजॉरिटी स्थापित कर रहे हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस एक उदाहरण है, ये हारे थे, 29 एमपी जीते थे तृणमूल कांग्रेस के और इनके 10-12 जीते थे। अब क्या हो रहा है कि तृणमूल के 20 एमपी जिन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं, तो अब ये लगा लीजिए कि 38 एमपीज़ आउट ऑफ 42 इनके पास हो जाएँगे, तो फिर दिक्कत क्या है इनको? तो इस तरह के जो सारे सवाल हैं, वो इसी तरह इशारा करते हैं कि ये सरकार पूरी तरह इनसेंसिटिव है और ये जनविरोधी सरकार है और ये लगता है कि जो मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, संस्थाओं को कंट्रोल कर लिया है, तो अब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। जी। क्या आपको लगता है उमाकांत जी, जो राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल भी ये सरकार टिक नहीं पाएगी, जिस तरह से एक के बाद एक जो घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बीजेपी के खुद के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं, यानी कि वही कोई है अंदर से जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो या फिर अब ये उज्जैन वाला जो मामला है, मोहन यादव और उनकी फैमिली का। ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अंदर खाने से, यानी कि बीजेपी के अंदर से उठती हुई आवाज़ें हैं और उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि जितनी बारीकियाँ हैं इस सब में, जो इंडियन एक्सप्रेस का प्रेस का अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ें तो आपको तो ये समझ में आता है कि जो बारीकियाँ दी गई हैं, वो ऐसे ही नहीं मिली हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो क्या आपको लग रहा है अंदर से जो उठती आवाज़ें हैं, जो राहुल गांधी कह रहे थे, मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एजेंसीज़ से जुड़े लोग दे रहे हैं, चुनाव आयोग, खुद बीजेपी, तो क्या ये इस तरफ भी कहीं न कहीं इशारा करता है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई सरकार का जब पतन शुरू होता है या सिस्टम से पतन शुरू होता है, तो वहां से खबरें लीक होनी शुरू होती हैं। और ये जो 4-6 घटनाएं हैं इस सरकार के, जो क्लोज घटनाएं हैं, जैसे राहुल गांधी ने, आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कहा कि हमको इलेक्शन कमीशन से खबरें मिल रही हैं, हमको होम मिनिस्ट्री से खबरें मिल रही हैं। तो गलत नहीं कहा, राहुल गांधी झूठ ऐसे हवाबाजी नहीं करते। उसका कारण क्या है कि बहुत बड़ा एक तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो गुजरात लॉबी से के खौफ से बहुत परेशान है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आधे से ज़्यादा, जिनको पिछले 12 साल से कुछ नहीं मिला, ना कुछ उनको दिया, ना पद मिला, ना कोई पोस्ट मिली, ना वो उनको कोई ऐसा सम्मान मिला पार्टी में,
और क्योंकि इनका ये तरीका है कि देखिए हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये इस तरह से लोगों को बता रहे हैं, पार्टी के कैडर को बता रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से थोड़ी जीत रहे हो आप मोदी के नाम पे जीत रहे हो। तो ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही तो हमको, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम से बाहर हैं और हम्म। भाजपा के सिस्टम को हम आलोचना करते हैं, क्रिटिकल हैं बहुत ज्यादा, तो हमको तो पता है। लेकिन जो पार्टी के भीतर हम तो अपना गुबार निकाल लेते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इन लोगों के वजह से पार्टी का भविष्य, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इनको नहीं हटाया गया, इनको कमजोर नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ ही डूब जाएगी। और तय है इतना कि इन्होंने जो भाजपा का जो हाल कर दिया, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया है, आरएसएस को गुलाम बना दिया है, इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के फैसले हो रहे हैं वो एक अलग तरह का ये कहानियां हैं। पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देते। ये बताइए कि 240 पर इन्होंने पार्लियामेंट पिछले 2 साल से नहीं चलने दी। वहां पूरी तरह तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, एमपीज को निकाला जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की मेंबरशिप को कैंसिल करवा दिया। तमाम तरह की जो चीजें हो रही हैं वो, और दूसरे को के खिलाफ शिकायतें हैं, तो उन शिकायतों को प्रिविलेज कमेटी को भेज देते हैं और प्रिविलेज कमेटी फैसला करती है। और ये जो दल बदल करके जो पार्टी के सांसद आए हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के 6 और 20 तृणमूल कांग्रेस से टूट करके जो आए हैं, उनको आप कैसे मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं? दे दी बल्कि मान्यता। तो हम्म। सवाल यह है कि आपको अब तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो स्पीकर जो है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम न केवल करते हैं बल्कि कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो परिशमन का जो बिल आ रहा है, वो परिश्रमण का जो बिल है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की हमेशा के लिए कम से कम 15-20 साल के लिए पावर कैप्चर करने का एक औजार दिया जा रहा है। और अगर ये सब औजार दिलाने में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। क्योंकि दक्षिण भारत में जो जो एक किस्म से वहाँ सीटों की कमी हो जाएगी जिस अनुपात में, वो कोई पार्टी बचेगी नहीं। और इन लोगों का भी खात्मा होना तय है। क्योंकि भाजपा के पेड़ के नीचे, भाजपा एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे कोई उगेगा नहीं, और सारी पार्टियां जो भाजपा के करीब गई वो सब खत्म हो गई। तो मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये जो सवाल राहुल गांधी ने उठा रहे हैं कि भीतर से पेपर मिल रहे हैं, ये जो उज्जैन वाला जो कांड हुआ है, जो ये जो रियल एस्टेट का जो कांड है, रियल मुख्यमंत्री की रियल एस्टेट कंपनियां चल रही है, ये कितना शर्मनाक है कि रियल एस्टेट कंपनियां, आप जो है बिल्डर कंपनी, उसकी फैमिली के लोग चला रहे हैं, उसकी पत्नी के नाम हजारों सैकड़ों एकड़ लैंड की जा रही है मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम। तो ये रियल एस्टेट एजेंट है, ये कॉलोनाइजर है, या मध्य प्रदेश को बेच रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जी। लेकिन आपको आपको याद होगा उमाकांत जी की जब यूपीए 2 थी तो उस वक्त जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तब ये कहा गया था ये कांग्रेस मौजूदा सरकार जो है ये भ्रष्टाचारी सरकार है। और एक तरह से एंटी करप्शन एक तरह से पूरा एक मूवमेंट शुरू किया गया था 2G से लेकर तमाम। और उस वक्त की मजबूत यूपीए सरकार वो इस तरह से गई कि अब तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का और तमाम पार्टियों का क्या हश्र हो रहा है। और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा लिया, बीजेपी सत्ता में आई। तब करप्शन एक ऐसा मुद्दा था कि सरकार गिर गई थी। अब आप ये देखिए सरकार गिर गई थी, चली गई थी, अगर सही लफ्जों का इस्तेमाल किया है तो चली गई थी और सत्ता से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब आप देखिए ऐसा लगता है क्योंकि मीडिया बिक गई है, कुछ ही अखबार बचे हैं जो इस तरह की खबरें कर रहे हैं, तमाम चीजें सोशल मीडिया यूट्यूब के हवाले से हैं, तो अब ऐसा लग रहा है इससे भ्रष्टाचार और ये तमाम चीजें कोई कोई बात ही नहीं रह गई है। या फिर आपको लगता है कि जनता के सामने इतने मुद्दे हैं, उनके रोटी रोजी रोजगार के, परीक्षा लीक से लेकर मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है ये तमाम, कि शायद ये उनको थोड़ा कम ही लगता है और इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा। या फिर जो नैरेटिव एक बनाया था उस वक्त, वो मीडिया तो बिकाऊ हो गया है तो वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा है इस सरकार के खिलाफ। वरना तो इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, व्यापम से लेकर ये घोटाला और इसके अलावा राम मंदिर, ये तो अभी हाल फिलहाल के हैं। आप लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी।
देखिए किसी भी सरकार का जो चलना होता है, जो सरकार का जो इकबाल होता है, बेसिकली सरकार का जो इकबाल है, इस अगर सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये सरकार जनता की नजरों से गिर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर में ये सरकार गिर चुकी है। देखिए आपने यूपीए सरकार की बात की, यूपीए 2 की बात की। देखिए मनमोहन सिंह सरकार, मुझे याद है कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, तो वो चाहते थे कि आर्थिक सवाल उनसे पूछे जाए। तो मुझे 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल इसलिए बुलाया गया कि मैं आर्थिक सवाल उनसे पूछूं। तो ये तो बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि इनसे सवाल पूछेंगे, इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं है इनकी, और ये चाहते हैं कि पर्दे के पीछे से आप सत्ता को चलाएं, पढ़ाई लिखाई की। खुद बोलते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर कहते हैं कि मैंने तो फाइल देखता है, मैं फाइल देखना ही नहीं जानता। तो 150 करोड़ का देश जो है, 140-50 करोड़ का जो देश है, उसका प्रधानमंत्री का किस तरह से मजाक उड़ रहा है, किस तरह से तौहीन उड़ा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके सामने कह रहे हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं कि भाई ये देखिए कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा लगता है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, और ये किलर है ये। अब किलर के लोग पॉजिटिव भी मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने एक ऐसा लताड़ इनको लगाई है कि क्या ट्रम्प को नहीं पता है कि इनकी कोई इज्जत नहीं है भारत में। ये अगर आप सड़कों में, बसों में चली जाएं और लोग पूछें एक दूसरे को, पान वाले से पूछें, राह चलते आदमी से पूछें, गरीब आदमी से पूछें, ठेली चलाने वाले से, मजदूर से पूछें, वो कहते हैं साहब इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। तो ये एक ही चीज है कि जो इन्होंने एक घृणा फैलाई है देश के मुसलमानों के खिलाफ, वो उस घृणा के आधार पर ये सत्ता में है, पावर में है। और आरएसएस जो इनका संगठन है, जो घृणा फैला रहा है 100 साल से इस देश में, और उसको इन्होंने अपना आराध्य देव मान लिया है। तो वो जो आरएसएस है, वो कहता है कि हम तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता हमारा। तो आप क्या कानून से ऊपर हैं? इस देश में जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके पास भी तो कोई आइडेंटिटी होगी, कोई आधार कार्ड होगा, कोई वोटर कार्ड होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम आरएसएस में जो अगर जुड़ गए तो आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट खोलना की जरूरत नहीं है। आप अगर देश में संस्था चला रहे हैं तो आप अवैध ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भी इनके जितने कारनामे हैं, और लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं थी यूपीए सरकार में। एक एलिगेशन लगाने में मात्र, हमें पता है कि मैं तो सरकार को भीतर से 20-10 साल से पूरी तरह कवर करता था, एक एक चीज कवर करता था, हम सवाल भी पूछते थे, लेकिन उस सरकार में इतना इकबाल था, इतनी लोकलाज थी कि मनमोहन सिंह ने ए राजा को, जो मंत्री थे, उनको हटाया, और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, कोई उनका दोष नहीं था। और उनके और कनिमोझी दोनों को जेल में रखा गया। पता लगा कि ऐसा कुछ घोटाला ही नहीं था। तो ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का और इनका इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, सीआईए वगैरह, उनसे मिलकर के ये देश को डिस्टेबलाइज करने का इनके पास औजार था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। इसलिए आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे को खड़ा किया गया, और खड़ा करके कांग्रेस की इमेज खराब की गई, और उसके बाद ताकि इनके घुसने का रास्ता साफ हो। और मोदी जो 20वें नंबर के नेता गिने जाते थे, वो पहले नंबर पर 2 साल के अंदर आ गए। तो ये पूरा षड्यंत्र है देश के खिलाफ, देश के साथ। और ये जो मंदिरों में जो लूट हो रही है, उस लूट से ये साफ जाहिर हो गया है कि ये राक्षस लोग हैं। इनका देश में, संविधान में और देश की भावनाओं से, देश की धार्मिक भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया है। और खिलवाड़ करने के बाद इन्होंने लूट-पाट का धंधा जो शुरू किया है, और अब तो खबरें ये भी आ गई हैं कि ये जो है पीएम केयर फंड, और ये जो अयोध्या में मंदिरों में जो लूट हुई है, अभी तो एक ही मंदिर की लूट का सामने आया है। अभी तो बद्रीनाथ, केदारनाथ से जो चांदी की दीवारें चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, उसको कौन लेके आया? वो तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ये मंदिरों में अब इनकी, देश की जनता का जेब तो इन्होंने खाली कर दी, अब ये मंदिरों को खाली खत्म करना चाहते हैं। मंदिरों को खाली कर रहे हैं जो चढ़ावा लोग देते हैं। जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अब ये देश की जो जनता है उसकी जेब काट कर, जेब कतरी कर अब ये मंदिरों पर आ गए हैं, और ये साफ तौर पर ये दिख रहा है। और आप ये देखिए कि
मुसलमानों को तो इन्होंने देश का दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया, एक परमानेंट दुश्मन, जिसके इर्द गिर्द ये अपनी पूरी सियासत को चलाते हैं। और इन्होंने एक गुंडों की एक फौज तैयार करके अनलीश कर दी गई है वो मुसलमानों के ऊपर। लेकिन हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ ही क्या हो रहा है। चाहे राम मंदिर से लेकर और तमाम मंदिरों की हम बात करें तो क्या कुछ वहां पर चल रहा है तो खुलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा नीट से लेकर ये जो लखनऊ में जो बच्चे जो मरे हैं, जो 20, 21, 22 साल के हैं, और मेरी तमाम संवेदनाएं उनके साथ, देख के दिल एकदम पसीज गया उनकी किस तरह से वो कूद रहे थे और किस तरह से उनकी बॉडीज थी, वो तो देखा भी नहीं जा सकता एक इंसान के तौर पर। लेकिन ये सरकार किसी की नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना हित हर चीज में ढूंढती हुई नजर आ रही है। तो मेरा सवाल आखिरी आपसे उमाकांत जी, कि आपने जयपुर में, आपने कोटा में देखा कि जब राहुल गांधी वहां पर थे तो जेनजी का एक तरह का सैलाब वहां देखने के लिए मिला। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां पर जेनजीज उनके साथ हैं। जेनजीज इसलिए ज्यादा इसको टर्म को लेकर बात हो रही है क्योंकि बंगाल से लेकर नेपाल से लेकर हमने तमाम जगहों पर देखा कि जेनजी ने क्रांति की और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। और इसीलिए शायद एक कॉकरोच जनता पार्टी तैयार की गई कि कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट की जाए और उधर भेजा जाए। अब वो 4 दिन से बाकायदा तौर पर जंतर मंतर पर है। मुझे तो याद भी नहीं है कि जंतर मंतर पर किसी को इतनी लंबी परमिशन दी गई है कि 3-4 दिन वो डेरा जमा के रखें। आप और हम तो ये कवर करते रहे, आपने तो बहुत कवर किया है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है देश के लिए अब आखिरी उम्मीद ये जेनजी हैं, जो लगातार हम गुस्से में जिनको देख रहे हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इसको उस तरह से भुनाने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, ये जो चीजें, इन्होंने दो चीजें को बारे में इनको पता है कि देखिए जो भी बदलाव होगा उसमें यूथ के बिना कोई बदलाव नहीं होगा। और आप ये देखिए कि इस सरकार का दिवालियापन कह सकते हैं कि इस सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो चुका है। इस सरकार में जो विश्वसनीयता का जो संकट खड़ा हो गया है कि देश के लोग इन पर अब यकीन नहीं कर रहे हैं। तो दो ही बड़ी ताकत होती हैं जो जिससे सरकारें डरती हैं। एक तो जेनजी हैं, यूथ हैं, युवा हैं, उनसे सरकार डरती है। और अभी वो शुरुआत हो चुकी है और इनको पता लग गया है कि ये अब लोग जेनजी बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन जब मौका आएगा वो इनको ठोक देंगे, इनको सत्ता से उखाड़ देंगे, ये इनको पता लग गया है। दूसरा ये है कि जो आर्मी है, सेना है, कभी कोई दुनिया में कोई देश नहीं है कि सेना का इस्तेमाल आप पेपर लाने और ले जाने के लिए कर रहे हैं। ये जो शर्मनाक स्थिति इस सरकार का दिवालियापन है कि सरकार की जो आंतरिक मशीनरी है वो खोखली हो चुकी है। इसलिए ये जेनजी के सामने इन्होंने सेना के जहाज खड़े कर दिए हैं कि देखिए हम सेना भी उतार सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जो पेपर लीक के खिलाफ, ये छोटी बात नहीं है। पेपर लीक हुए हैं तो पेपर लीक पहुंचाने के लिए आपका तंत्र खोखला हो चुका है, बदनाम हो चुका है। इसलिए आपको पता है सेना सेना में भी ये खुदर-बुदर चलती है। ऐसा नहीं है, सेना में भी लोग, हम तो आर्मी कवर करते थे तो हमें पता है जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स हमसे क्या बातें करते थे। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो देशभक्त नहीं, वो सारे देशभक्त हैं। उनको देश की चिंता है, उनको सबको पता है कि ये जो लोग हैं आज की तारीख में, चाहे वो सेना है, उनको भी पता है, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो गुलामी कर रहे हैं इस सरकार के, गलत कामों में, अपराधी सरकार के अपराधों में ये आईएएस ऑफिसर जो गलत काम कर रहे हैं, पुलिस वाले गलत काम कर रहे हैं, आईपीएस गलत काम कर रहे हैं, वो सरकार, वो सारे के सारे एक दिन नपेंगे। तो वो जब नपेंगे तो उनका, तो अब ये जो चीजें हो रही हैं कुल मिलाकर के, इस सरकार के पतन का शुरुआत हो रखी है। और ये दूसरी बात है कि ये सबसे ज्यादा राहुल गांधी से ये खौफ खाए हुए। राहुल गांधी से आज की तारीख में अगर ये किसी से डर रहे हैं तो राहुल गांधी से डर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है इनको बेनकाब करने का, वो उसकी काट इनके पास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें धीरे धीरे करके होंगी, उस जी। चीज से ये मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में इस सरकार का पतन होना तय है। ये सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और अब ये ये ऐसे अंबार पर, ऐसे ढेर पर बैठ गए हैं जहां इनके पतन की जो शुरुआत है उसकी नींव पड़ चुकी है, चाहे वो जेनजी हो, चाहे अपोजिशन का एकता हो, और कुछ भी कहें देश की जनता, क्योंकि बदलाव तो देश की जनता लेकर के आएगी और मुझे लग रहा है देश की जनता इनका साथ छोड़ रही है
और इनके साथ जो लोग खड़े हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पेपर लीक कर रहे हैं, चाहे वो ये जो कागजात लीक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लीक कर रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, ये सब मुझे लग रहा है भीतर से आए हैं, क्योंकि वहां तो 12 साल से 14 साल से तो कांग्रेस पावर में ही नहीं है। तो कौन लीक कर रहा है डाकू? तो ये पतन की शुरुआत होती है हर सिस्टम का, इनका भी होगा आने वाले वक्त में पतन, ये तय है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देखना होगा कि ये जो जिस तरह से ये पूरा घोटाला सामने निकल कर आया है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जीतू पटवारी से लेकर तमाम लोग इस पर बाकायदा तौर पर इस पर बात कर रहे हैं और लग रहा है कि इतनी आसानी से ये हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन बात तो तब है जब ये जनता तक पहुँचे और जनता इसके बारे में सोचे और फिर वो किसी बदलाव के बारे में सोचे, तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया उमाकांत जी आपका। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों नमस्कार। का भी। नमस्कार।